हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 5th लेकर आए हैं। इससे पहले जो है 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और 12 वीडियो जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, वो हम इस चैनल पर करा चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, फिर हिंदी का वीडियो का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। आप जाकर देखिए और इसका PDF जो है टेलीग्राम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम अब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास माने कौन सा समास है? तो दोस्तों, धीरे धीरे का समास जो है अवयवी भाव समास है। कौन समास है? अवयवी भाव समास। इसका जो संधि विग्रह होता है धीरे के बाद भी धीरे, वो अवयवी भाव समास है। दोस्तों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ है उसमें सारा में जो है अवयवी भाव समास का पसारने का एक हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे। आप अगर वो याद रखेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? तो दोस्तों, योगदान में जो है ये तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष के अंदर भी ये संबंध तत्पुरुष समास है योगदान में। अगला क्वेश्चन है, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ जो है मूर्ख धनवान, यानी आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनवान। अगला है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है? तो लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है दोष किसी का पर नाम किसी और का। ये इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ हो जाता है? तो दोष किसी और का और नाम किसी और का। तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगला है, भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर, माने 5 प्रकार शब्दों को यूज करके जो है हम भाववाचक में बना सकते हैं। और वह कौन कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से जो है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे बुढ़ा है, जातिवाचक है और इसको हम बुढ़ापा कर देंगे तो भाववाचक हो जाएगा। दूसरा है सर्वनाम से, सर्वनाम के यूज करके भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या है? अपना, अपना सर्वनाम है तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? अपनापन, अपनापन जो है इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर विशेषण है, तो विशेषण क्या होता है? जैसे चतुर तो चतुराई, दूर से दूरी, ये सब विशेषण हो गया। फिर अवयव को यूज करके जो है, अवयवों को यूज करके, क्या इसका अवयव का यूज करके जो है भाववाचक बना सकते हैं। तो अवयव का एग्जाम्पल जैसे धिक, तो धिक्कार हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, क्रिया के यूज करके भी हम लोग भाववाचक बना सकते हैं। जैसे चढ़ना तो चढ़ाई, लिखना तो लेख, लिखना का लेख हो जाएगा भाववाचक। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार के शब्दों को यूज करके भाववाचक बना सकते हैं। कौन कौन है? जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, ये 5। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो ये पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक है। दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन में हम बताएंगे भी सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। आगे है क्वेश्चन, आइए गया, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम के जो है कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, ऐसे कहा जाए तो हिंदी में सर्वनाम का 11 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 11। लेकिन आपको जब कहा जाएगा कि प्रयोग के दृष्टि से कितना है, तो प्रयोग के दृष्टि से 6 है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, संबंध, निजवाचक, तो ये अप्रश्नवाचक, ये 6 जो है प्रयोग के आधार पे है। ऐसे जो है मूलतः 11 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, ये सब जो है ये 11 टाइप का है। अब प्रयोग के आधार पे जो है 6 प्रकार का।
अगला है माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों हम लोग कारक का चिन्ह भी बताए थे, अगर आपको कारक का चिन्ह याद हो जाएगा तो इजी वे में बता सकते हैं। तो ये संप्रदान है। कौन है? संप्रदान। और कौन कौन कारक होता है हम लोग पढ़े ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये भी होता है। संप्रदान को, के लिए, और अपदान से संबंध का होता है का, के, और अधिकरण जो है में पर होता है, और संबोधन हे, अरे, हो। तो संप्रदान इसका आंसर हो जाएगा को, के लिए। तो यहाँ बच्चों को, तो ये संप्रदान हो जाएगा। अगला है अलग होने के बोध का कारक है। तो दोस्तों अलग होने का बोध का जो कारक है अपदान है। यहाँ अपदान है, क्या है? तो अपदान का कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो ये अलग होने का बोध कराएगा। करण का भी होता है से, करण का जो है से होता है, लेकिन इसमें अलगाव न होकर जुड़ाव होता है से, और फिर इसका होता है के द्वारा। तो इस दोनों में डिफरेंस ये हो गया। अगला है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये चमकीला शब्द जो है विशेषण है। अगला है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वाक्य पहले देखते हैं। तो वाक्य क्या है? वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो दोस्तों वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण यूज नहीं हुआ है। अगला है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों अधोलिखित जो है श्याम सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला है क्रियाएं चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो क्रिया इसमें कौन हो गया? क्रिया जो है ये सीखना, सीखना जो है क्रिया हो गया। जिसका अंत में ना लगा हो वो क्रिया होता है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो दोस्तों डिंगल भाषा का संबंध जो है राजस्थानी साहित्य से है। अगला है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध जो है ब्रांचर से है, ब्रांचर से। भात शब्द दोस्तों एक बार हम पूरा डिटेल्स सौरसेनी, पैचासी, मगही, ब्रांचर ये सभी के बारे में बहुत डिटेल से बात किए हैं प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आप एक से लेकर अभी तक का प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिएगा तो आपका जो नॉलेज है ज़रूर बिल्डअप होगा। तो इस तरह से जो है आप टोटल देखा कीजिए। जैसे ये हम समझाए थे ना कि अपभ्रंश के भेद में जैसे सौरसेनी होता है, तो सौरसेनी में कौन कौन भाषा होता है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सौरसेनी है। अर्ध मगधी में कौन होता है? पूर्वी हिंदी। मागधी में कौन होता है? बिहारी, उड़िया, बंगला। खस होता है, ब्रांचर होता है। तो ब्रांचर में कौन होता है? पंजाब होता है। ब्रांचर में पंजाब होता है, पंजाबी, और सिंधी भी होता है। तो इसका आंसर ये है सिंधी ब्रांचर हो गया। और महाराष्ट्री में क्या होता है? मराठी होता है। तो ये अपभ्रंश भाषा का जो भेद है उसमें से पूछा गया है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्रांचर से है, जो अपभ्रंश भाषा का भेद है। तो प्रैक्टिस सेट 1 से अगर पूरा देखिएगा तो आपको जरूर बढ़िया होगा। भात शब्द क्या है? तो दोस्तों भात शब्द जो है सामान्य है। क्या है? सामान्य है। अगला है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत में बच्चों के लिए दूसरी भाषा क्या है? तो क्या भाषा है दूसरी? राष्ट्रभाषा है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? तो इसमें कौन है? तो ये ऑक्सफोर्ड का अखाड़ा होता है। ये तत्सम है, अखाड़ा जो है तद्भव है। भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो विविधता, यादृच्छिकता, सृजनात्मकता, अपरिवर्तनशीलता। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? तो अपरिवर्तनशीलता जो है ये भाषा अभिलक्षणों में नहीं है। अगला है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो दोस्तों कवि बिहारी जो है इनको बिहारी लाल बोला जाता है। तो कवि बिहारी जो है ये श्रृंगार रस के जो है श्रृंगार रस के कवि है। रस में एक टाइप है श्रृंगार जो प्रेम का इसका काव्य भाव है, तो श्रृंगार को दर्शाता है। दोस्तों कवि बिहारी लाल जो है ये किस काल के कवि है? तो रीति काल का है। रीति काल का जो है ये कवि है। अगला है अर्थ विस्तार का उदाहरण है। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण क्या है? तो अर्थ विस्तार का उदाहरण जो है ये प्रवीण हो गया, महाराज हो गया, गवेषणा हो गया, ये सभी हो गया। अगला है दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। तो दोस्तों दोहा और रोला से बनने वाला छंद कौन है? तो ये
कुंडलिया है। दोस्तों दोहा और रोला क्या है? तो दोस्तों रोला जो है एक छंद है और इसमें 24 मात्रा है। इसमें कितनी मात्रा होता है? 24 मात्रा। और पहली 2 पंक्ति को जो है दोहा कहा जाता है और बीच की 2 पंक्ति को रोला कहते हैं। बीच की 2 पंक्ति को रोला कहा जाता है। दोस्तों मालूम है रोला की शुरुआत उसी चरण से होती है जिस चरण में दोहा का समाप्त होता है, दोहा का अंत होता है, उसी चरण से रोला का शुरुआत होता है। और यानी दोहा का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण बन जाता है। तो ये सारा चीज़ है। तो दोहा रोला आप समझ गए होंगे। यानी ये जो है पंक्ति 2 पंक्ति, पहली वाली 2 पंक्ति को दोहा कहते हैं और बीच वाली 2 पंक्ति को रोला कहते हैं। और दोहा का जो चरण समाप्त होता है वहीं से रोला का स्टार्ट हो जाता है। इसमें 24 मात्रा होता है रोला में। अगला क्वेश्चन है, कविता प्रबल मनोव्यंग्यों का सहज उच्छलन माना जाता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? दोस्तों इसमें जो सरकारी पत्र नहीं है, आवेदन पत्र जो है सरकारी पत्र नहीं होता है। बाकी बात परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक ये सब जो है सरकारी पत्र है। अगला है, संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा है? तो ये प्राचीन यूनान रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो किसे आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा? तो व्यवस्थापक महोदय को जो है। अगला है, राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ। इस वाक्य में राधा है, तो इस वाक्य में राधा जो है विभाव है। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो 5 तत्वों से हुआ है। कौन कौन? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगला है, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? तो दोस्तों ये जो है आत्मज्ञान को बताया, आत्मज्ञान को। गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? तो दोस्तों गोपियाँ व्यंग कर रही है किस पे? उद्धव पर। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? दोस्तों सूरदास के साहित्य में जो है ये ब्रज भाषा की प्रमुखता है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो दोस्तों तुलसीदास जो है ये राम भक्त की कवि है, राम भक्त शाखा के कवि है। अगला क्वेश्चन है, सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? दोस्तों सतसई में जो है 713 से लेकर 719 तक का दोहा संग्रहित है और ये जो है बिहारी लाल द्वारा रचित है। सतसई जो है बिहारी लाल द्वारा रचित है। अगला है, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों रसखान के कविता की मूल भाव जो है क्या है? तो मूल भाव जो है ये भक्ति है। क्या है? भक्ति। अगला है, विद्यापति की रचनाओं में इनमें से कौन अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो कौन अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अतिशयोक्ति, अनुप्रास और रूपक, ये सभी का जो है प्रयोग ये विद्यापति जी ने अपनी रचनाओं में किया है। आया यह कथन किसका है? दोस्तों आया यह कथन जो है कबीर जी का है। किसका है? कबीर जी का। सूरदास के में कौन सी कला का अभाव है? तो दोस्तों सूरदास में जो है प्रबंध काव्य कला का अभाव है। अगला है, मानस के अतिरिक्त तुलसी की अन्य रचना की भाषा क्या है? तो दोस्तों अन्य भाषा की रचना जो है ये ब्रज भाषा है। अगला है, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों भूषण का जन्म जो है ये 1613 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये तिकवामपुर जिला में जो कानपुर में है वहाँ पे हुआ था, तिकवामपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण का इसमें पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? दोस्तों कृष्ण का पर्यायवाची कन्हा, माधव और मुरलीधर ये सभी है, लेकिन हलधर नहीं है। अगला है, बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों बिहारी ने जो है यही जो हम पहले चर्चा सही की रचना जो है ये इन्होंने की है, बिहारी लाल।
अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविता लेखन काल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो नवजागरण का काल कहा जाता है। अगला है दोस्तों, इसमें बोल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा रचना नहीं है, तो दोस्तों ये भारत हरण है। दोस्तों भारत हरण जो है देवकीनंदन त्रिपाठी जी का है। किनका है, देवकीनंदन त्रिपाठी जी का, देवकीनंदन त्रिपाठी जी का है। अगला है मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य है, तो कौन सा छोटा प्रबंधन काव्य है, तो ये रंग में भंग है। अगला है इनमें कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो कश्मीर सुषमा जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। दोस्तों कश्मीर सुषमा जो है किनकी रचना है, तो श्रीधर पाठक की रचना है। किनकी रचना है, श्रीधर पाठक की, श्रीधर पाठक की है, और ये 1904 में ही लिखा था कश्मीर सुषमा। बाकी बात गुरुकुल, किसान, विकट भट्ट, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है, क्रांतिकारी निराला जो है ये किसकी रचना है, तो ये बच्चन सिंह की रचना है। अगला है निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई है, तो कौन सी भाषा, तो ये बोलचाल की भाषा पाई गई है। अगला क्वेश्चन है पंत जी ने कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया, तो कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया 1934 ईस्वी के बाद जो है ये मार्क्सवादी जीवन अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है पंत जी की पहली काव्य कृति कौन है, तो पंत जी की पहली काव्य कृति जो है ये वीणा है। कौन है, वीणा। अगला है महादेवी वर्मा ने कब मिडिल स्कूल परीक्षा पास की थी, तो कब मिडिल स्कूल परीक्षा पास की, तो 1920 ईस्वी में। अगला है वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है। दोस्तों इससे पहला प्रैक्टिस सेट में पूरा बात किए थे, ये रिपीट फिर क्वेश्चन हो गया, तो ये कब मिला था यामा के लिए। दोस्तों यहाँ पे 83 दिया हुआ है, लेकिन यामा के लिए महादेवी वर्मा को जो है 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और 1956 में जो है इनको पद्म भूषण मिला था। इनकी और रचना क्या है, तो दीप शिखा है, संध्या गीत है, निर्जा है, रश्मि है, निहार है, ये सभी जो है महादेवी वर्मा जी का है। अगला है प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे, तो अन्य छायावादी कवियों की तरह सुखी जीवन के अनुकूल थे। अगला है अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में की है, तो किस रचना को, तो ये करुणालय रचना को। अगला है दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है, तो किस पर विचार किया गया है, तो युद्ध की अनिवार्यता पर विचार किया गया है कुरुक्षेत्र में। अगला है दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है, तो किस कृति में किया है, तो रेणुका में किया है। अगला है अज्ञेय जी का जन्म किस शासकीय आलय में हुआ था, तो किस शासकीय आलय में हुआ था, शिविर में हुआ था। नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए, तो खंड काव्य का नाम क्या है, तो ये मसामांकुर है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि है, तो कौन सा तार सप्तक के कवि है, तो ये तीसरा सप्तक की कवि है। नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था, तो नागार्जुन का बचपन का नाम जो है ठक्कन मिश्र था, ठक्कन मिश्र। अगला है सर्वेश्वर की कविताओं पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है, तो किसका प्रभाव परिलक्षित होता है, तो अज्ञेय जी का। अगला है धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे, तो किस विभाग में, विद्युत विभाग में। अगला है धूमिल को उनके किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो किस काव्य कृति के लिए, कल सुनना मुझे, इस काव्य कृति के लिए जो है इनको अकादमी पुरस्कार दिया गया था। निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है, तो फूल का खिलना जो है ये संघर्ष की परिणति है। अगला है बलदेव को बचपन में सभी क्या कहते थे, तो बलदेव को बचपन में सभी जो है दुर्वा कहते थे।
शिवपालगंज थाने में भंग घोटने वाला सिपाही किस पेड़ के नीचे बैठा था? तो किस पेड़ के नीचे बैठा था? तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। पाकिस्तानी सिपाही बावन दास को किस नदी में फेंक देते हैं? तो किस नदी में फेंक देते हैं? तो ये नागर नदी में। अगला है, प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? तो प्यारू जो है ये डाकडर बाबू के यहाँ नौकरी करने आए थे। निम्नलिखित में से उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है मुख्य पात्र? तो ये रंगनाथ है। कौन है? रंगनाथ। अगला है, निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? तो मूर्त पात्र जो है ये एडिटर है। कौन है? एडिटर। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। क्या है पात्र? ऐतिहासिक है, कल्पित है, पौराणिक है, आपका है। तो क्या है इसमें? तो ये कल्पित पात्र है। अगला है, भारतेंदु युग का काल था। तो भारतेंदु युग का काल कब से कब था? तो ये 69 से लेकर 1900 ईस्वी तक का। भारत दुर्दशा में डिसलायटी पात्र का अर्थ क्या है? तो डिसलायटी पात्र का अर्थ है ये देशद्रोह। अगला है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा। क्या? यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है ध्रुव स्वामिनी का है। अगला है, काले सूट वाले आदमी ने कहा हुए अपने से टकरा जाने की बात कही है। तो इसमें जो है फुटपाथ पर के व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। गड्ढा भरना का अर्थ क्या है? तो गड्ढा भरना का अर्थ है पेट भरना। अगला है, कोई नहीं अरे ओ राजकन्या बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का नाम है। इस वाक्य में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो दार्शनिक भाव व्यक्त होता है। अगला है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो किस ईस्वी में? 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गजाधर बाबू की चरपाई कहाँ लगाई गई है? तो गजाधर बाबू की चरपाई जो है कहाँ लगाई गई है? तो ये घर के बाहर वाली बैठकी में लगाई गई है। अगला है, जनवाद संबंधित है। तो जनवाद किससे संबंधित है? तो ये मार्क्सवाद से। अगला है, शराबी किस नदी के तट पर गया? तो शराबी जो है ये गोमती नदी के तट पर गया था। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही गग्गी जो पत्नी था जोखू का। दोस्तों ये प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआं, और बहुत ही अच्छा कहानी है, आप एक बार जरूर पढ़िए इसको। किन्नरी बलाय किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? तो किसके लिए उपहार लाती है? तो ये राजकन्या के लिए। परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है? तो किस पात्र को? तो ये लतिका को। अगला है, अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो ये सूट जो है ये खान मार्केट में सिलवाया था। अगला है, वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू कितने बेटे थे? तो गजाधर बाबू के जो है 2 बेटे थे। कितने? 2। ज्वाला जो जाति का अहीर था उसके कितने बच्चे थे? तो इसके जो है ये 2 बच्चे थे। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो ये कुल्लू। अगला है, गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक है? तो किस विचारधारा के? तो स्वच्छतावादी विचारधारा के पोषक है। अगला है, ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है ये मिसपाल का है। अगला है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। तो किसका हुआ था? तो ये जोरावर सिंह का हुआ था, जोरावर सिंह का। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है किशोरीदास वाजपेयी है। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी है। अगला है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली।
सहज मान के प्रवर्तक है, तो सहज मान के प्रवर्तक कौन है? तो सर हापा है। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है ये तलवंडी में हुआ था। अगला है नासिक के तो पाख्यान के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र। अगला है नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। कौन पंचम वेद मानने वाले हैं? तो ये भरत मुनि। अगला है लवंगलता किस विधा की रचना है? तो लवंगलता जो है ये उपन्यास है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक है। तो ये इस लेखक किसका लेखक, कौन लेखक है? तो दूधनाथ सिंह जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की कहानी का लेखक है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि लवंगलता उपन्यास कौन रचना किया है या की है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्त इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे 7 नंबर का, 6 नंबर का। और आपको जो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए, हम ज़रूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और 24 आवर आप लोग के लिए सेवा है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।